स्टूडेंट, गुड इवनिंग। यूट्यूब लाइव क्लास एल के गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का असमीकरण क्यों हटा दी गई? क्योंकि सिलेबस में ये हट चुकी है, इस वजह से यहाँ पर मैंने इसका नाम हटा दिया। ठीक है, देखिए ये जो प्रश्नावली है ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कमज़ोर स्टूडेंट है उनके लिए तो है ही है, साथ में जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उनके लिए भी ये प्रश्नावली काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कमज़ोर विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा जो तैयारी करवाई जाती है वो ग्राफ में तैयारी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि उनका एकमात्र जो जरिया होता है पास होने का वो ग्राफ होता है। तो देखिए आज हम इसमें इसकी भूमिका पढ़ेंगे और साथ में ग्राफ को भी करेंगे। देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। एक एक चीज को ध्यान से समझिए, इसकी भूमिका को समझना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ग्राफ तो हर कोई बना देगा लेकिन इस भूमिका को भी समझना भी जरूरी है। तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण, अब दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की दो विधियां होती हैं। एक तो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि, और एक होती है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि, तो देखिए ग्राफीय विधि को हम आलेखीय विधि बोल सकते हैं। बीजगणित की जो विधि है इस विधि में तीन विधियां होती हैं। एक तो प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि ये 9th क्लास में बनती है। प्रतिस्थापन विधि, दूसरी वज्रगुणन विधि, वज्रगुणन विधि, और तीसरी होती है विलोपन विधि, विलोपन विधि। मुख्य रूप से तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो हल किए जाते हैं ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। अब बीजगणितीय विधि में तीन विधियां होती हैं, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और विलोपन विधि। ठीक है, अब बात करें दो चरों वाले जो रैखिक समीकरण होते हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं? देखिए हमने द्विघात समीकरण पढ़ा था, उसमें जितने भी चर थे वो समान थे, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, दो चरों वाले चर क्या होते हैं? ए बी सी डी ई एफ, ये होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दो चरों वाले, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जैसे देखो मान लो कि मैं एक लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या बन गया? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इसमें ए बी और ये सी ये तीनों क्या है? अचर है। ये तीनों क्या है? अचर। बाकी एक्स और वाई दोनों क्या है? चर है। दो चरों वाले रैखिक। अब रैखिक का मतलब ये हो गया कि जो चर होते हैं चर की उच्चतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक। तो यहाँ पर जो चर है एक्स और वाई इन दोनों की उच्चतम घात कितनी है? एक है। ठीक है, तो इस वजह से ये समीकरण क्या बन गया? रैखिक समीकरण। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E1 B1 C1। ठीक है, दो रूपों में लिखा जा सकता है। और दूसरा हो जाएगा A2x B2y और C2 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों की आगे जाकर क्या होगी? तुलना भी होगी। क्या होगी? तुलना। तो वहां से जो रेखा होंगी, जैसे कौन कौन सी रेखा होंगी? समांतर रेखा होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होंगी या फिर संपत्ति रेखा होगी, तो उनकी भी हम पहचान करेंगे। तो देखो ध्यान देगा आगे।
जब भी हम अक्स बनाते हैं तो सबसे पहले हमें सॉरी अक्स नहीं पैमाना ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आपको मालूम होना चाहिए दो अक्स होते हैं, एक तो होता है एक्स एक्स और एक होता है वाई एक्स। ठीक है, अब इसमें मुख्य रूप से दो अक्स होते हैं, एक होता है एक्स एक्स और एक होता है वाई एक्स। तो एक्स एक्स के भी दो नाम होते हैं, भुजअक्स और क्षैतिज अक्स। हम इसको एक्स निर्देशांक बोल सकते हैं, वो हम 9वीं प्रश्नावली में पढ़ेंगे। वाई एक्स 40x और ऊर्ध्वाधर एक्स। ठीक है, अब बात करें इसके अलावा जो एक्स अक्स होता है, एक्स अक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स और जीरो, एक्स और जीरो ये ध्यान रखना। और वाई अक्स पर वाई अक्स पर किसी बिंदु के निर्देशांक जीरो और वाई होते हैं, जीरो और वाई होते हैं, ये ध्यान रखना। ये आगे वाली प्रश्नावली में काम आएंगे, जब हम 9वीं प्रश्नावली निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो उसमें भी इनका प्रयोग होगा। अब देखिए हम बात करते हैं ग्राफ की, तो आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, इसमें ये जो आपका अक्ष होता है एक्स अक्ष, इसमें ये प्लस, इधर ये माइनस, इधर ये प्लस और ये माइनस, ये आपका मूल बिंदु हो गया। तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। कई बार स्टूडेंट इनको भी गलत कर लेते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे 0 0। अब बात करते हैं आगे कि एक ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में कम से कम हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। ये हो जाएगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो सबसे पहले जब हम ऐसे निर्देशांक 6 और 4 लिखा हमने, तो 6 तो है एक्स का मान और ये है वाई का मान। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कैसे भी कोई बिंदु के निर्देशांक दे दिया आपको, जैसे मान लो पी बिंदु दे दिया 7 और 8, तो ये ध्यान रखना हमेशा पहले नंबर पर क्या आएगा एक्स और दूसरे नंबर पर वाई आएगा। ठीक है, हमेशा सबसे पहले एक्स का जो मान होता है उसको दर्शाया जाता है, एक्स का मान होता है उसको दर्शाया जाता है। तो अब देखिए इसमें हमारे पास 4 चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश। तो इसमें जो 4 चतुर्थांश होते हैं, इसमें देखो जो पहला चतुर्थांश होता है इसमें सभी संख्या प्लस की होती है। ठीक है, यानी एक्स का मान प्लस का और वाई का मान भी प्लस का। दूसरा जो चतुर्थांश आता है, देखिए पहले मान किसका एक्स का, ये माइनस और ये प्लस, इसमें माइनस और ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस माइनस। ठीक है, छोटी सी बात है, ये ध्यान रखना। अब देखिए ये हमने पढ़ा है अभी तक कि मुख्य रूप से दो अक्ष होते हैं एक्स और वाई। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स और 0 और वाई पर 0 और वाई, मूल बिंदु के 0 0 निर्देशांक होते हैं। अब देखिए इसके बाद में समझे आगे कि जब भी हम एक ग्राफ का निर्माण करते हैं या फिर ग्राफ बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए जाते हैं और उन 2 समीकरणों को पहले हल करके सारणी बनाई जाती है और सारणी बनाने के बाद में पैमाना बनाया जाता है और पैमाना बनाने के बाद में एक ग्राफ खींचा जाता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये भी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझते हैं, देखिए इसकी जो भूमिका है, भूमिका इम्पोर्टेंट है, भूमिका पूरी देखना। ठीक है, ऐसे नहीं स्किप करके चले जाए वीडियो को, बाद में देख लेंगे। ये बता देता हूँ पहले कि अगर ये भूमिका नहीं समझ में आई तो जब प्रश्नावली स्टार्ट होगी उसमें प्रश्न करेंगे तो फिर सोचोगे ये प्रश्न कैसे हो गया। ठीक है, तो भूमिका समझिए पहले अच्छे से। देखो युग्मों की तुलना या फिर इसमें तुलना होती है तो उसमें क्या क्या मान आता है। हमारे पास इसमें 2 समीकरण दिए जाते हैं, यानी एक तो जाएगा a1x
b1y और c1 बराबर 0, एक समीकरण तो ये हो गया, और एक हो जाएगा a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण होते हैं। जब हम इन समीकरणों की तुलना करते हैं, क्या करते हैं, समीकरणों की तुलना, तो एक ग्राफ का जब निर्माण करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में देखिए रेखाएं बनती हैं, युग्म बनते हैं और हल ये बनते हैं। ठीक है, रेखाएं, युग्म और हल। तो अब देखो, ध्यान दो, अब रेखा कौन कौन सी होती है इसमें, एक तो होती है समांतर रेखा, एक प्रतिच्छेदी रेखा और एक समपाती रेखा। समपाती रेखा, पहले ये समझ देखो, समांतर रेखा क्या होती है, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि ऐसी दो रेखाएं जिनको कितना भी आगे बढ़ाया जाए एक दूसरे को नहीं काटती हैं, जैसे ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर। इसी तरीके से प्रतिच्छेदी रेखा कि दो रेखाओं को आगे बढ़ाए एक दूसरे को एक बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद करे तो वो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगी। और संपाती रेखा क्या होती है कि यानी एक रेखा को आगे बढ़ाएगा तो दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से जा रही है, तो ये ऐसी रेखा क्या हो जाएंगी, संपाती रेखा, यानी कई जगह पर काट दो उसको, यहाँ पर काट रही है देखो, ये क्या होगी, संपाती रेखा। अब इसमें देखिए, आप नोट कर लेना, तो मैं इसको एग्जाम्पल की सहायता से। अब देखिए, आप ग्राफ बना रहे हो और ग्राफ बनाते समय जैसे मान लो आपके पास रेखा कैसे आ जाएगी, रेखा जो है आपके पास, जैसे मान लो सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखाओं को बात कर देते हैं। तो देखिए, प्रतिच्छेदी रेखा आएंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके जो युग्म होंगे, युग्म कैसे हो जाएंगे, संगत। अब संगत का मतलब क्या होता है, देखो संगत का मतलब जैसे मान लो ये देखो पेन है, तो ये पेन इस बोर्ड के साथ संगत कर रहा है जब यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे मान लो एक रेखा इधर से गई और एक रेखा ये, तो दोनों के आपस में क्या हुई, संगत। तो संगत होते ही रेखा कैसे हुई, प्रतिच्छेद, तो युग्म कैसे आ जाएगा, संगत। अब संगत बात कितनी बार, देखो कितनी बार प्रतिच्छेद करिए, एक बार, तो इसका हो जाएगा अद्वितीय। क्या हो जाएगा, अद्वितीय। ठीक है, अच्छा इसमें देखते हैं, अगर मान लो रेखा समांतर आ जाए, कैसी आ जाए, समांतर। देखो एक रेखा जैसे अभी बताया तुमने, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है, तो इनके बीच में कोई संगत नहीं हो रही, आगे तक बढ़ाया जा रहा है, दोनों को एक दूसरे को संगत नहीं कर रही है, तो ये हो जाएगा असंगत, हो जाएगा असंगत। और जब इनके बीच में कोई संगत ही नहीं, देखो जैसे बोर्ड है, बोर्ड को कोई संगत नहीं हो रही, कुछ लिखा ही नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें देखो रेखा कैसी, समपाती। समपाती, समपाती का मतलब यानी देखो एक रेखा का आगे बढ़ाया गया तो दूसरी रेखा भी उसी के ऊपर से जा रही है, तो इसका मतलब उसको संगत करे, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, आश्रित संगत, आश्रित संगत या फिर संगत लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके अनेक हल हो जाएंगे, यानी अपरिमित रूप में अनेक हल। अब इनके समीकरणों की बात करते हैं, तो इनके जो समीकरण बनेंगे वो समीकरण क्या होंगे, इसका समीकरण क्या है, हमारे पास जैसे देखो a1 ये रहा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2। तो इसका मतलब रेखा क्या करेगी, आपस में प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद करेगी और ये प्रतिच्छेद करेगी। इधर a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2। तो इसमें देखिए रेखाएं समांतर है, तो एक रेखा यहाँ से कट गई, तो इन दोनों की देखो इसका मान क्या हुआ, समान हुआ, तो समान हुआ तो रेखा समांतर जा रही है। ठीक है, समांतर, तो यहाँ पर अगर मान लो दोनों कट रहे हैं तो उसका मतलब प्रतिच्छेदी, एक कट रहा है तो समांतर, और अगर एक भी नहीं कट रहा है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक भी रेखा यहाँ पर नहीं कट रही है, तो इसका मतलब ये हो गया
समपाती रेखा होगी। कैसी होगी? समपाती रेखा। एक बार इसको उतार लो, फिर उसके बाद में आगे कुछ एग्जाम्पल करते हैं इसके। देखिए जो 4.1 है, 4.1 का पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। इसमें कि ये हो जाएगा और इसमें क्या करें कि अनुपातों की तुलना करके आपको ये बताना है कि युग्म संगत है या असंगत, ये बताना। ठीक है, अब देखो समझना। इसका मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना, देखो 2/4 बराबर -3/-6 और 8/9। अगर कोई मान कटता है तो देखो ये कट गया 1/2 और ये कितना हो गया? ये भी 1/2 और ये 8/9। अब देखिए ये दोनों बराबर, तो इसका मतलब यहाँ A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ये दोनों मान तो बराबर है। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? देखो एक रेखा ये गई, इसकी एक रेखा ये गई, तो दोनों रेखा कैसी? समांतर। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखा तो कैसे होगी? पूरा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। रेखा हो गई समांतर और रेखा समांतर हुई तो इसके युग्म कैसे हो गए? असंगत। कैसे हो गए? असंगत। और हल हो जाएंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। समझ आ गया होगा सभी को? ये इसके बटे में, ये इसके बटे में और इसके बटे में ये। यहाँ पर हमने तुलना कर दी और तुलना करने से हमारे पास ये सब आप अंदाजा लगाने में एक रेखा ये खींची, एक रेखा। अब ये इन दोनों के बीच में ये मान नहीं कट रहा, तो रेखा ऐसे कैसे आ रही? अब उन दोनों के बीच में जाकर देखो ये रेखा कट रही है, तो इससे कोई मतलब है नहीं हमें। ये पहले स्टार्टिंग के दो मान ही देखने हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए ये हो जाएगा 3/6 1/-2 और 2/4। इसको काट दो, 1/2 ये भी 1/2 और ये भी 1/2, मतलब सारे मान बराबर। तो रेखा कैसे आ गई? रेखा हो गई समपाती। रेखा कैसे हो गई? समपाती। युग्म कैसे हो गए? आश्रित संगत या संगति बोल सकते हैं। और हल हो जाएंगे अपरिमित रूप में अनेक हल। ठीक है, समझ आ गया होगा? अगला देखो, इसका जोड़ देखो 2/4 -1 और -4 और 2/5 काट दो। 1/2 ये 1/4 और ये 2/5। अब देखो ये मान बराबर नहीं, काट दो, ये बराबर नहीं है। तो इसका जो युग्म है, सॉरी रेखा है, रेखा आ गई प्रतिच्छेदी रेखा। कैसे आ गई? प्रतिच्छेदी। युग्म हो गया संगति और हल हो जाएगा। देखो चौथा क्वेश्चन देखो 4/3 और बटे में कितना आ गया? 2 बराबर 2/3 और -8/12। इसके बटे में कितना लग जाएगा? 1। ये तो इसके साथ होना और ये इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4/3 × 2 और ये 2/3 और ये कट जाएगा इधर 4 से, तो 2/3 आ जाएगा। माइनस थोड़ी ना इसमें,
ये प्लस है, ये बराबर है यहाँ पर, ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, इसको काट दो 2 बार, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3। सारे मान क्या आ गए? समान आ गए। सारे मान क्या आ गए? समान। तो इसका मतलब रेखा कैसी हो गई? रेखा हो गई समपाती। रेखा कैसे हो गई? समपाती। युग्म आश्रित संगत या संगत, और हल हो जाएंगे अनेक। अनेक। और हम प्रैक्टिस करते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे ग्राफ की विधि से हल भी पूछना है। चलो आप इसको चलो, ये वीडियो यहाँ तक काफ़ी है। कल हम इसमें करते हैं, हम ग्राफ बनाना सीखेंगे और ग्राफ में सारणी किस तरीके से बनाई जाती है वो हल करेंगे। ठीक है, कल मॉर्निंग की क्लास होगी नहीं आपकी, तो शाम को वीडियो 7 बजे भी डाल सकते हैं, 7:30 बजे क्लास 7 बजे हो सकती है कल। ठीक है, तो कल क्लास होगी 7 बजे शाम को, मॉर्निंग में होगी नहीं। और कल करीबन 1 या 1.25 घंटे की क्लास होगी, तो उसमें कंप्लीट ये प्रश्नावली करवा दी जाएगी और सारणी किस तरीके से बनाई जाती है वो बता दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।